Hello students of class 8th. Welcome all of you in this new video. So in this video I'm going to discuss your chapter 4 of physics. So the name of the chapter 4 is energy, and topics to be discussed in this video are: first we will have an introduction with what actually the energy or the work means. Then we will talk about work. Then our next topic is energy. Then we will discuss some types of energy. Then our penultimate topic is interconversion of the potential energy and kinetic energy. Then finally we come across our last topic of this chapter, that is power. So without taking too much, let's start discussing. So the first topic is work. So work is said to be done when an object moves in the direction of applied direction of force. Okay, the spelling of direction is wrong here, so correct it. So यहाँ से मतलब एक सपोज यू आर अप्लाइंग, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट विच इज़ रेस्टिंग ऑन अ प्लेन. आपने यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाया, तो अगर जो इस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो हमारा वर्क डन, मतलब इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि कुछ ना कुछ हमारा वर्क हुआ है. Okay, now we will come to the definition. It is defined as the product of force and displacement in the direction of force. मतलब जो फोर्स है हमारा जितना भी हमने अप्लाई करा है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है उसको हम लेंगे. सपोज एक हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन रखा है ऐसे, यहाँ पे आपने ये ऑब्जेक्ट रखी थी, आप फोर्स सामने की तरफ लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी. तो अगर जो 5 मीटर से मूव हुई तो ये 5 मीटर नहीं लेंगे, बिकॉज फोर्स हमने सामने की तरफ लगाया है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है. सो ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा. सो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट. नाउ फॉर्मूला इज F इंटू डी. द यूनिट ऑफ द वर्क इज़ जूल और न्यूटन इंटू मीटर. एफ की यूनिट हमारी न्यूटन होती है एंड डी की यूनिट मीटर होती है. सो न्यूटन इंटू मीटर एंड जूल हमारा दूसरा यूनिट है. Consider some figures, diagrams given on the next page. I rather say these are diagrams. So you can see that there is a man who is trying to push a wall. So man is applying a force because जब वो ताकत लगा रहा है, which means he has applied a force. But क्या wall में displacement होगा? Displacement नहीं होगा, तो which means, sorry, so which means there is no displacement. So displacement अगर जो हमारा नहीं होगा, so work done is also equal to 0. So इस condition में जो work done हमारा आ रहा है वो 0. Now you can see a second in the second picture you can see that a girl is sitting and it is just going from one place to another. So which means अगर जो इस कंडीशन में हम बात करें, सो गर्ल कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो इस कंडीशन में वर्क इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन सी अ कुली ओवर हियर. ये हमारा कुली है, इट इज़ लिफ्टिंग सम वेट. सो अगर जो सिर्फ वो लिफ्ट करके खड़ा रहेगा, सो यहाँ पर भी वर्क हमारा ज़ीरो होगा. देखते हैं कैसे, बिकॉज ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग. एंड अगर जो वो सामने की तरफ मूव भी कर रहा है तो उसका मूवमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर लगाएगा, सिंस उसने अपने सिर पे ये पूरा बैग रख रखा, लगेज रख रखा है, तो इसका मतलब ये होगा उसने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया. तो यहाँ पे फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर जो होगा भी तो वो सामने की तरफ होगा. तो इस कंडीशन में भी W इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, 0. बिकॉज फोर्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ force. Now we will come on the next set of pictures. In this particular picture you can see that two cricketers are running. So इसका मतलब यहाँ पे displacement हो रहा है एंड अगर जो दौड़ रहे हैं, so which means these cricketers are applying some force. So यहाँ पे work done हमारा 0 नहीं होगा. Now next figure. In this picture a mountaineer is climbing on the mountain. So यहाँ पे वो फोर्स भी लगा रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी होगा. सो अगेन वर्क यहाँ पे हमारा 0 नहीं होगा. Now this man is stretching a spring with the help of these two handles. So again work done is not equal to 0 here because he is doing some work and spring में हमारा spring की जो length है उसमें भी displacement हो रहा है. So now on the basis of all the figures that we have discussed, we have come across conditions for doing work. बिकॉज हमारा फार्मूला वर्क का F इंटू डी हो गया है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है.
पहला, देयर शुड बी सम फोर्स, सो अगर वर्क तभी होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो दीज आर टू कंडीशन। अगर जो एफ हमारा ज़ीरो होगा, सो वर्क हमारा ज़ीरो हो जाएगा, एंड डी हमारा ज़ीरो रहेगा तभी भी वर्क ज़ीरो हो जाएगा। दोनों ज़ीरो रहेंगे तब तो वर्क ज़ीरो होगा ही होगा। सो विच मीन्स बोथ शुड बी प्रेजेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट, अगेन आई वुड लाइक टू emphasize that displacement should be in the direction of force. Now again we will discuss few more things. You can see that load जो हमारा है दोनों में 20 किलोग्राम है. This box as well as this box is of 20 किलोग्राम. यहाँ पर भी हमारा 20 किलोग्राम है. एंड दिस बॉय ए, उसने क्या करा, इस 20 किलोग्राम को 4 मीटर से डिस्प्लेस कराया है. एंड दिस बॉय बी हैज़ डिस्प्लेस्ड दिस सेम बॉक्स फ्रॉम 6 किलोमीटर्स, मतलब उसने 6 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया है. तो अगर जो इस बॉय का मैं वर्क निकालना चाहूँ तो W इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी. सो एफ इज ओके. सो अब देख सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ एफ हम नहीं निकाल सकते अभी. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लड़के ने ये 20 किलोग्राम बॉक्स को ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस कराया है. इसने कम दूरी तक डिस्प्लेसमेंट कराया है, इसने ज़्यादा दूरी तक डिस्प्लेसमेंट कराया है. विच मीन्स वर्क डन बाय दिस बॉय इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दिस बॉय. दूसरा वाला लड़का जो है हमारा बॉय बी है, वो ज़्यादा वर्क करेगा. नाउ अनदर टू फिगर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बॉक्सेस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है. ए ने भी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया है, बी ने भी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया है. बट बॉक्स ए इज़ of 20 किलोग्राम, बॉक्स बी इज़ ऑफ 30 किलोग्राम. सो अगेन अगर जो हम टोटल वर्क डन निकालना चाहेंगे यहाँ से, दो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वर्क डन. सो सिंस इसका वेट ज़्यादा है, ये जो बॉक्स हमारा है इसका वेट ज़्यादा है, सो दिस बॉय हैज़ डन ग्रेटर वर्क. सो फर्स्ट सेट ऑफ पिक्चर था, उसमें हमारा बॉय, उसमें भी बॉय बी ने वर्क ज़्यादा करा था. एंड सेकेंड सेट में भी हमारा यही आया है. ओके, so now let's come across towards our new topic, that is energy. So energy has a direct relationship with the work. It is defined as the capability of doing work by a person or an object. So energy भी basically हमारा एक तरह का work होती है. सिर्फ जो capacity of doing work, मतलब suppose I can do 50 जूल ऑफ वर्क. कितना वर्क कर सकता हूँ मैं? 50 जूल. सो यही हमारी एनर्जी हो जाएगी. सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ हाउ एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क. Now, since energy is also work, therefore units are same. So इसका मतलब जैसे हमारा वर्क की यूनिट होती थी जूल, वैसे ही एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी? जूल. एंड दूसरा यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर न्यूटन इनटू मीटर. सो दीज वर टू यूनिट्स. नाउ वी विल डिस्कस सम डेरिवेटिव्स ऑफ द यूनिट्स. जैसे 1 किलो जूल हमारा आ जाए, उसको 1 kg से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू हमारी 1000 जूल्स होती है. Now 1 megajoule, it is represented by 1 mj. It will be equal to 1 followed by 6 zeros, that is 10 to the power. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 to the power 6 joules. यहाँ पे मैं 10 to the power 3 joules लिख सकता हूँ. Now we will discuss types of energy. So it is of two types, kinetic and mechanical energy. It is the energy contained in an object due to its motion. It depends upon mass and velocity of an object. It increases with mass, it increases with velocity. So kinetic energy is given by a formula half mv square. Do remember this formula because you will come across many numericals using these formulas. So now you can see that kinetic energy is represented by k. So k किस पे डिपेंड कर रही है? m पे, जो हमारा पहला पॉइंट है. एंड k इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द v. Now we will talk about mechanical energy. So mechanical energy contained in an object due to its position or orientation. I will add a term, orientation. It depends upon the mass and height of the object. It increases. So mechanical energy, okay, actually I have to discuss types of mechanical energy also. So mechanical energy basically हमारी दो factors पे depend करता है, mass and height पे. Now you can see that some objects are there. There is a moving windmill and there is moving cars. So since both these objects are moving, so they will have kinetic energy.
नाउ सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट, या मैं बात करता हूँ, आपका वाटर टैंक है, वाटर टैंक हमारा कुछ हाइट पे है, ठीक है। जैसे ये हमारे यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं एंड यहाँ पे हमारा हमने वाटर टैंक बना रखा है। सो वाटर टैंक में जो वाटर होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हाइट पे है, तो इस वाटर में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके कोई भी चीज़ अगर जो कुछ हाइट पे होती है, सपोज यू आर सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस, ये आपका हाउस है एंड यहाँ पे आप सॉरी ऑन, सो यहाँ पे आप हो, ठीक है। सो और यू आर सिटिंग एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर स्कूल। सो ये आपका स्कूल का फर्स्ट फ्लोर हुआ, यहाँ पे हैं आप, तो आपकी हाइट ग्राउंड सरफेस से कुछ ना कुछ है, सपोज 5 मीटर। सो सिंस आप कुछ ना कुछ हाइट पे हो, तो यू विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. So types, the first type is gravitational potential energy and second type is elastic potential energy. So it is the energy contained in an object due to its position. मतलब अगर जो किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट पे रख दो जाके, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. It is given by the formula mgh, where m is the mass of the object, g is the gravitational acceleration. इसकी वैल्यू आपको 9.8 या 10 होती है मीटर per second square, meter per second square. So you should learn both these values, and height means h. Now elastic potential energy, energy contained in the configuration or orientation of an object, or rather configuration, orientation is not the correct word for you. So ओरिएंटेशन का मतलब अभी आप नेक्स्ट फिगर्स में देखेंगे. ओके आई हैव, सो दीज टू फिगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द मैकेनिकल एनर्जी. ये देख सकते हैं आप, ये हमारा वाटर टैंक है एंड टैंक के टॉप पे हमारा अंदर हमारा वाटर फिल होगा. सो वाटर कुछ ना कुछ हमारा हाइट पे है, सो इट शुड हैव सम मैकेनिकल एनर्जी. एंड दूसरा हमारा है, यू कैन सी दैट हैमर इज, हैमर यहाँ पे है हमारा, और हैमर को हमने कुछ ना कुछ हाइट पे कर रखा है. सो दिस हैमर ऑल्सो हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी. Now we will discuss about elastic potential energy. So you can see that this bow, अगर ये बो हमारा नॉर्मली कैसे रहता है, सीधा रहता है. सो ये इसका एक तरह से कन्फिगरेशन हुआ. नाउ जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. तो दैट फोर्स इज द मेजर ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बो. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा था, इट इज़ द एनर्जी कंटेन इन द कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब नॉर्मली जो हमारा बो का जो वुड होता है वो सीधा रहता है, इट विल रिमेन स्ट्रेट. सो अब होता क्या है, आपने इसको टेढ़ा किया, विच मीन्स जो वर्क आपने किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. द वर्क डन बाई यू इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड जब आप इससे एरो को आगे की तरफ भेजते हैं, सो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy. So this is how things happen. So I think elastic potential energy is now clear. Now second example is the catapult. So catapult में जो हमारा रबर का थ्रेड होता है, जब रबर को जब आप पुल करते हो, तो इसका मतलब है आपने उसके अगेंस्ट कुछ वर्क किया है, और वो वर्क इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जाके. एंड व्हेन यू जस्ट रिलीज, so this elastic potential energy is converted into kinetic energy. This is converted into kinetic energy, and hence it throws arrow with some speed. Now another figure where we use elastic potential energy. ये हमारा स्प्रिंग है एंड इस बॉल को हमने रख दिया. नाउ आई एम प्रेसिंग दिस स्प्रिंग. इस स्प्रिंग को ज़बरदस्ती मैंने नीचे की तरफ पुश किया हुआ है. सो इससे क्या होगा, मैंने कुछ वर्क किया हुआ है. सिंस यहाँ पे देख सकते हैं आप, बॉल की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. सो इसका मतलब बॉल में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्क किया है, एंड जितना हमने वर्क किया है वो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है इस स्प्रिंग में. नाउ एज सून एज यू रिमूव this elastic potential energy will provide kinetic energy to this ball. So this ball just flies away. Now we will talk about interconversion of energy. So this is an also example of interconversion of energy, because यहाँ पे हमने पहले क्या करा है, हमने खुद से वर्क किया है, then this ball is flying. So which means
इस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड इस बॉल में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन सी दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy of the ball. So this is how interconversion takes place. Now from the given figure you can see that there is an ball a की अभी हमारी इनिशियल हाइट कितनी है? h है, एंड ये बॉल हमारा रेस्ट में है. सो विच मीन्स इसका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा बिकॉज इसका स्पीड क्या है? ज़ीरो है. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. नाउ suppose I have released this ball from A. Now it is coming back and its speed is increasing. So B पे अगर जो बात करें तो B पे हमारा कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो दोनों का सम होगा वो अभी भी E के इक्वल होगा. मतलब ये यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना था? फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो था. एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी वॉज ज़ीरो. बट जैसे हम यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई. मैं न्यूमेरिकल वैल्यू करके करूँगा. सपोज़ यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 100 था, पोटेंशियल एनर्जी 100 था, एंड काइनेटिक एनर्जी वाज 0. सो 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 100 हमारा. तो ई की वैल्यू हमारी कितनी आती? 100. नाउ लुक एट दिस फिगर. जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हाइट हमारी कुछ कम होगी. हाइट कम होने का क्या मतलब है? मैकेनिकल एनर्जी विल डिक्रीज. सो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज रह के सपोज मैंने बोल दिया 80 रह गई. सो दिस 80 विल अपीयर हियर. So 80 plus 20 again sum will be 100. Now as it goes down and comes at C, so C पे हमारी हाइट क्या हो जाएगी? ज़ीरो. तो हाइट ज़ीरो का मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी C पे क्या हो जाएगी? ज़ीरो. एंड ऑल द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 100. सो अगेन सम कितना रहेगा? 100. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी जो होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. पहले ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. सो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया. नाउ टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारा एक पेंडुलम है, या मैं एक स्विंग का एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ. तो मैं यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ. सपोज दिस स्विंग इज इन द रेस्ट. सो रेस्ट का मतलब है, ओके, I will not start here. I will start from this particular point. Suppose ये स्विंग को हमने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और वो यहाँ जाता है इस जगह पे. तो B पे जब वो है, B पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा. मतलब जैसे ही आपने स्विंग को पुश किया सो इट विल गो टुवर्ड्स B, एंड जैसे जैसे B की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. एंड फाइनली इस पॉइंट B पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो. सो B पे वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे KE क्या हो जाएगा? ज़ीरो. सो इसका मतलब पॉइंट बी पे केवल क्या होगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा. नाउ एज दिस बॉल और से स्विंग कम्स टूवर्ड्स ए, तो जैसे जैसे वो ए की तरफ आएगा उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, एंड ए पे आते आते उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी. एंड तो स्पीड मैक्सिमम होने का मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो. ना फिर से जब यहाँ से आगे की तरफ वो बढ़ेगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. सो एट पॉइंट सी अगेन the kinetic energy becomes zero and all energy will appear in the potential energy. So this is how your conservation of energy takes place. Potential energy to kinetic energy to potential energy, but sum always remains same. Now take the third example. Again I had discussed this, so I'm not going to explain it again. Now next is your power. So last topic of your chapter. So it is defined as the ratio of work done and time. So definition से यहाँ लिखा है वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से. सो W एंड T का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पावर. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वर्क डन इन यूनिट टाइम. अगर जो मैं टाइम की वैल्यू 1 कर दूँ सो टाइम इज इक्वल्स टू 1. सो विच मीन्स P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W, बिकॉज अपॉन में 1 हम लिखते नहीं हैं. सो वही डेफिनेशन में बोला गया है. इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम. units of power. So सॉरी, यूनिट हमारा क्या होगा? यहाँ से देख लेते हैं. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो वी हैव जूल पर सेकेंड.
So the unit of power is joule per second or watt. 1 kilojoule is equals to 1000 watt. 1 megawatt is equals to 1 kilowatt is equals to 1000 watt. 1 megawatt is equals to 1 followed by 60 watt, which means 10 to the power 6. Then 1 horsepower is equals to 746 watt. Do remember this also, because in sometime you get the numerical based on this. Now we will study some differences. Work done by a force is given by product of force and displacement. Power is defined as the rate of doing work. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. देख सकते हैं यहाँ पे वर्क के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं आया है. एंड पावर डिपेंड्स अपॉन द टाइम. द एसआई यूनिट इज जूल, द एसआई यूनिट इज वॉट. डू रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेज. नाउ next topic is energy and power. Energy is the capacity of doing work. Power is the rate of supply of energy, so, or capability of doing work. Then energy does not depend upon time. Again, energy, since energy and work हमारा सेम ही है, so since we have energy and work, these are equivalent. So energy, जैसे work हमारा time पे नहीं depend करता था, वैसे energy भी नहीं depend करेगी, while power depends on the time. Its unit is joule, its unit is watt or joule per second. So with this we come to end of your chapter. So I hope things are clear. If you still have any problems, you can ask me. So I'm closing this video. In the next few days you will get your exercises. Thank you very much.